आज देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं कौन कौन सी हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं निम्न हैं। पहला है समूह की संरचना को महत्व न देना। समूह की संरचना को महत्व न देना। सीमाएं में दोष कौन कौन सी दोष है? तो पहला है समूह की संरचना को महत्व न देना। इसमें समूह की जो संरचना होती है, सामान्यतः समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का अध्ययन किए जाते हैं। आकार प्रकार का अध्ययन किए जाते हैं, न कि समूह की संरचना का। मतलब इसमें संरचना को महत्व नहीं दिया जाता है, इसके आकार प्रकार को महत्व दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समूह की आकार प्रकार को अधिक महत्व दिया जाता है, इनकी संरचना को महत्व अधिक नहीं दिया जाता है। समूह की संरचना के लिए समूह की बनावट और उसके समस्त अंगों की जानकारी आवश्यक है। समष्टि अर्थशास्त्र में यदि हमको संरचना का अध्ययन करना है तो संरचना के में समूह की बनावट और उसके समस्त अंगों की संपूर्ण जानकारी आवश्यक है। इसके अभाव में इस संबंध में आने वाली भविष्यवाणी गलत होगी। जो भविष्यवाणी किया जाएगा वे गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि समूह की हमको क्या करना है? आकार प्रकार का अध्ययन करना है। इसके अध्ययन किए बिना यदि हम कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, ये भविष्यवाणी क्या होगी? गलत होगी। दूसरा है व्यक्तिगत इकाई महत्वहीन। किसी भी व्यक्तिगत इकाइयों को मतलब व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि आप सबको मालूम है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूहों का अध्ययन किया जाता है, औसतों का अध्ययन किया जाता है, योगों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसमें किसी एक व्यक्ति की या एक व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। आप सबको मालूम है कि व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त समूहों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ऐसा करने से एक दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि हम एक व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन करते हैं या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसमें दोष या घटनाएं उत्पन्न होती या गलतियां उत्पन्न होती, क्योंकि छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों के योग से, क्योंकि संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करना है तो संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करने के लिए इसमें छोटी छोटी इकाइयों शामिल किए जाते हैं। इसको छोटी छोटी इकाइयों को इसमें योग किया जाता है। योग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दीवार खड़ी की जा सकती है। इस प्रकार छोटी छोटी इकाइयों के योग को या योग से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दीवार खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद निष्कर्षों का व्यावहारिक ना होना। निष्कर्ष जो निकाला जाता है व्यावहारिक ना होना। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के बिना जो भी निष्कर्ष निकाली जाती है वे व्यावहारिक नहीं होती, क्योंकि इसमें हम संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, किंतु समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर। किंतु हम देखते हैं कि संपूर्ण समूह के विश्लेषण के आधार पर, समस्त इकाइयों का विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां
कभी कभी गलत परिणाम दे सकती है। हम संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करते हैं और संपूर्ण क्षेत्र के आधार पर एक नीति का निर्धारण करते हैं और वो नीति निर्धारण गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है। लेकिन हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं तो निष्कर्ष गलत होगा। जिस प्रकार हम कहते हैं यदि सामान्य कीमत निर्देशांक को स्थिर रखते हैं, कीमत निर्देशांक को हम स्थिर रखते हैं और स्थिर रख करके हम क्या करते हैं, स्थिर रख करके हम क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमत स्थिर कहने लगे कि हम वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है। संपूर्ण निष्कर्षों के आधार पर आप कहें ये जो निष्कर्ष गलत है, सामान्य कीमत किस तरह गलत है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि निष्कर्षों का व्यवहारिक न होना। आप सबको मालूम है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर कुछ की कीमतों में कमी होती है। सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि नहीं होगी, कुछ वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी। तो कुछ की वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने से सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी, ये कहना गलत है। इसलिए कहा जाता है निष्कर्षों का व्यवहारिक न हो। जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं विश्लेषण के आधार पर ये वास्तव में व्यवहारिक नहीं होते। चौथा है समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। जो समूह की इकाइयां हैं व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम समूह की क्या करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के नाम व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की या व्यक्तिगत इकाइयों का प्रतिनिधित्व माने ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की अंतिम सीमा यह है कि समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। यह है समष्टि अर्थशास्त्र की जो अंतिम सीमा यह है कि समूह की इकाइयां व्यक्तिगत इकाइयों को सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पूर्व मांग में वृद्धि होने के कारण पूर्व उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कुछ फर्म ऐसी भी होगी जिसको उत्पादन बढ़ाने लागत में वृद्धि होगी। कुछ फर्म ऐसी भी है यदि उत्पादन बढ़ाना चाहे उसकी लागतों में क्या होगी, वृद्धि होगी। और लागत में यदि वृद्धि होगी तो फर्म उत्पादन करेगा नहीं करेगा, और उत्पादन नहीं करेगा तो क्या होगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आय के स्तर बढ़ने से कुछ वस्तुओं को भोग पड़ता है। लोगों की आय के स्तर में वृद्धि होती है तो कुछ वस्तुओं को भोग पड़ेगा, तो कुछ वस्तुओं को भोग भी कम होगा। हम देखते हैं कि लोगों की आय में वृद्धि होगी, लोगों की आय में मतलब व्यक्तिगत इकाई में वृद्धि होने से वस्तुओं को भोग पड़ेगा, लेकिन सभी वस्तुओं को भोग नहीं पड़ेगा, कुछ वस्तुओं को भोग कम भी हो सकता है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समूह की इकाई के आधार पर व्यक्तिगत इकाई का सही मापन नहीं किया जा सकता है या सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं भी। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, कुछ अवधारणा है। इसी अवधारणा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, उपभोग वस्तुएं और उत्पादन वस्तुएं। समष्टि अर्थशास्त्र की जो अवधारणा है इसको दो भागों में बांटा गया, उपभोग की वस्तुएं और उत्पादन की वस्तुएं। उत्पादन वस्तुएं और उपभोग की वस्तुएं। तो उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं, उपभोक्ता या उपभोग की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं
जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती है। उपभोग वस्तुएं किसका है? उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती है। उन्हें आगे की किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्हें उत्पादन क्रिया में आगे की कोई उत्पादन क्रिया में शामिल नहीं किया जाती जिसका हम उपभोग करते हैं, उनको हम उपभोग वस्तु कहते हैं। अब जिन वस्तुओं को उपभोक्ता द्वारा उत्पादन की गई वस्तुएं उपभोग की जाती हैं, कुछ वस्तुएं टिकाऊ भी होती हैं, कुछ गैर टिकाऊ भी होती हैं। जिस वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, उपभोक्ता द्वारा जो भी वस्तु उपभोग की जाती है, सभी वस्तुएं टिकाऊ नहीं होती हैं और सभी वस्तुएं गैर टिकाऊ भी नहीं होती। तो टिकाऊ वस्तुएं उपभोग वस्तु में पहले टिकाऊ वस्तु, तो टिकाऊ वस्तुएं किसे कहेंगे? टिकाऊ वस्तुएं आप सबको मालूम है अधिक लंबे समय स्थिर बने रहने वाली वस्तुओं को, अधिक लंबे समय तक स्थिर बनी रहने वाली वस्तुओं को, जिस वस्तु का हम उपभोग करें वे वस्तु अधिक समय तक लंबे समय तक यदि टिकी रहती है, स्थिर रहती है, जल्दी खराब नहीं होती है, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। क्योंकि टिकाऊ वस्तु होती है, इनकी आयु लंबी होती है, लंबी अवधि तक लगातार उपभोक्ता को आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहती है। जो टिकाऊ वस्तु होती है उनकी अवधि लंबी होती है, आयु लंबी होती है, और आयु लंबी होने के कारण वे उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करती है। लंबे समय तक चले, मतलब लंबे समय तक उपभोक्ता उपभोग करे। दूसरा है गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका जीवन काल छोटा होता है। जैसे टिकाऊ वस्तुएं जो लंबी अवधि के लिए होती है और उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता उनकी संतुष्टि कराती है। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी जो अवधि होती है छोटी होती है, जिनका उपभोग उपभोक्ता द्वारा की जाती है तो जल्दी नष्ट हो जाता है। ये स्थिर लंबे समय तक उपभोक्ता को आवश्यकता की पूर्ति नहीं कराती, जिसको हम क्या कहते हैं? गैर टिकाऊ वस्तु। जैसे स्टेशनरी सामान, खाद्य सामग्री है, साबुन है, पेस्ट है, सब्जी है, फल है, ये सब क्या है? गैर टिकाऊ वस्तु। रोज आप सब्जी खरीदते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, साबुन लंबे समय तक नहीं चलती। पेस्ट का उपयोग करते हैं, पेस्ट भी अधिक लंबे समय तक। खाद्य सामग्री, जितने भी खाद्य सामग्री, ये सभी क्या है? गैर टिकाऊ वस्तु। उसके बाद उत्पादक वस्तु। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तु होती है जो उत्पादनकर्ता द्वारा क्या की जाती है? उत्पादनकर्ता द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती है। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो फर्म द्वारा उपभोक्ता वस्तु उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार उत्पादक वस्तुएं मानवीय आवश्यकता की अप्रत्यक्ष रूप से, मानवीय आवश्यकता को अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? पूरा करती है। हम उत्पादन नहीं करते, हम उपभोग करने में फर्म के द्वारा उत्पादन की जाती है, फर्म के द्वारा उपभोक्ता को वस्तु प्रदान की जाती है। इसीलिए इन उत्पादक वस्तुएं में अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को आवश्यकता की संतुष्टि कराती है। अब उत्पादक वस्तु को दो भागों में बांटा है, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तु किसे कहेंगे? वे वस्तुएं जो अंतिम वस्तु उपभोक्ता के पास उपभोग हेतु या विनियोग के उद्देश्य से बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता के पास उपभोग हेतु तथा विनियोग के उद्देश्य से बाजार में बिक्री हेतु उपलब्ध कराई जाती है।
इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल है, स्कूटर है, कार है, रेडियो है, फर्नीचर है, कपड़ा है, ये सब क्या है, अंतिम वस्तुएं होती हैं। कार का उपयोग करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, साइकिल का उपयोग करते हैं, कपड़े का उपयोग करते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होती और हम इसका उत्पादन भी नहीं करते। अप्रत्यक्ष रूप से हम इसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। घर में कार का निर्माण कर रहे हैं, साइकिल का निर्माण कर रहे हैं, कपड़ा का निर्माण कर रहे हैं, हम इसका निर्माण नहीं कर रहे हैं, उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और ये उपयोग में अंतिम वस्तु में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं को भोग से व्यक्ति की आवश्यकता की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि होती है। इस वस्तु का हम उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमारी आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, पूरा करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इनकी पुनः बिक्री की जा सकती है, इनकी हम क्या करते हैं, पुनः बिक्री भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, टिकाऊ है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। यदि हम इन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, इनका वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किए जाते हैं। उत्पादन एक फर्म द्वारा किए जाते हैं, उत्पादन फर्म द्वारा किए जाते हैं, दूसरे फर्म को बेच दिए जाते हैं। इसका उत्पादन मध्यवर्ती वस्तुएं, उसका उत्पादन फर्म द्वारा किए जाते हैं, फर्म में उन उत्पादित वस्तुओं को दूसरे के पास बेच देता है और दूसरी वस्तुएं में क्या करती है, उपभोक्ता के पास भेज देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु। जैसे हम देखते हैं, उत्पादन करता होता है और थोक व्यापारी होते हैं। उत्पादन करता है और थोक व्यापारी होते हैं। थोक व्यापारी में यदि उपभोक्ता को वस्तु बेचती है तो ये मध्यवर्ती वस्तु, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी बेचता, फुटकर व्यापारी किसको बेचता है, उपभोक्ता को वस्तु बेचता है। तो जो उपभोक्ता द्वारा जो वस्तुएं खरीदी जाती है वे क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी। इनका पुनः बिक्री के लिए रखी, इनको हम क्या कर सकते हैं, मध्यवर्ती वस्तु को हम पुनः बिक्री के लिए भी रख सकते हैं, पुनः बेच सकते हैं। इन वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग में आने वाले जो इन उत्पादन प्रक्रिया में जो आने वाले जो सामान है, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इनका अस्तित्व में समाप्त हो जाता है। जैसे हम देखते हैं, कच्चा रेशम, जूट है, सनमाइका है, फेविकोल, टायर ट्यूब है, सीमेंट है, ये सब क्या है, इसका उदाहरण है मध्यवर्ती वस्तु उत्पादन परिसीमा। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, उत्पादन परिसीमा के अंदर रहती है। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, उत्पादन सीमा के अंदर रहती है। इस प्रकार समष्टि और समष्टि अवधारणा उपभोग वस्तु और उत्पादक वस्तु। अब उपभोग वस्तु में टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु, उत्पादक वस्तु में अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। समष्टि मतलब संपूर्ण,
कुल, व्यष्टि मतलब छोटी छोटी इकाई, इसको आपको ध्यान देना है। समष्टि मतलब क्या होता है, संपूर्ण होता है, कुल होता है, व्यष्टि मतलब एक अंग होता है, एक भाग होता है। तो दोनों में अंतर है, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, इसमें अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पहला अंतर क्या बताओगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण व्यवहार मतलब संपूर्ण समाज व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति एवं व्यक्ति की व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज एवं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, योगों को तोड़ा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया पर आधारित है। योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया पर आधारित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तीसरा अंतर क्या बताओगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया पर आधारित होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, योग करने की क्रिया पर आधारित होती है। योग को तोड़ता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को तोड़ने की क्रिया पर आधारित है, और समष्टि अर्थशास्त्र में योग करने की प्रक्रिया या तरीका पर आधारित होती है, प्रक्रिया पर आधारित है। तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को, व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को कीमतों के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन, कुल योग, कुल रोजगार, कुल आय आदि का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल आय, कुल रोजगार, कुल उपभोग, कुल व्यय आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक इकाइयों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक इकाइयों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। पांचवां अंतर क्या बताओगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र है विभिन्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र है विभिन्न आर्थिक इकाइयों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र है समस्त अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर। उसी पर स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। स्टॉक मतलब क्या करके रखते हैं, उसको गोदाम में इकट्ठा करके रखते हैं। पानी की टंकी में इकट्ठा करके रखते हैं। प्रवाह मतलब क्या है, प्रवाहित होता है। प्रवाह मतलब प्रवाहित होता है, यही थे ना स्टॉक एवं प्रवाह। स्टॉक मतलब किसी कैसे हम मान लो गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं के उत्पादन के समय गेहूं को स्टॉक करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। चावल का उत्पादन हुआ, चावल को इकट्ठा करके रखते हैं। जिस समय नल खुलती है उस समय पानी को टंकी में इकट्ठा करके रखते हैं, यही तो स्टॉक है ना। अब प्रवाह क्या है, प्रवाहित होता है, गतिमान होती, गतिशील होती। तो इसमें भी अंतर है, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। स्टॉक एवं प्रवाह में क्या अंतर है, स्टॉक कर
किसी एक विशेष समय बिंदु पर, स्टॉक का अर्थ है किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चल की मात्रा होती है। स्टॉक क्या होती है? स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर, एक समय विशेष पर मापी जाने वाली आर्थिक चल की मात्रा होती है। और प्रवाह क्या होती है? प्रवाह का अर्थ एक आर्थिक चल की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता है। स्टॉक को समय के द्वारा नहीं मापा जाता। और प्रवाह का समय परिमाप होता है। प्रवाह का क्या होता है? समय प्रवाह का समय क्या होती है? माप होती है। जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रतिदिन है, प्रति वर्ष, मतलब एक समय विशेष के द्वारा इसको मापा जाता है। प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति वर्ष, प्रति माह, मतलब इसको मापते हैं। और तीसरा है स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, स्थिर होती है। स्टॉक क्या होती है? स्थैतिक अवधारणा है, स्थिर होती है। स्टॉक क्या होती है? स्थिर होती है, इसलिए स्थैतिक अवधारणा कहा जाता है। अब प्रवाह क्या होती है? प्रावैगिक अवधारणा। स्टॉक में हम देखते हैं मुद्रा की मात्रा, टंकी में रखा पानी, गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा। गोदाम में रखे हुए गेहूं की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, पानी में रखे हुए, टंकी में रखे हुए पानी, ये सब क्या है? स्टॉक करके रखे। उसका प्रवाह नदी की बहती में नदी में जल प्रवाहित होती है। नदी की जल उपभोग, निवेश आदि हम उपभोग करते हैं, निवेश करते हैं, कहीं हम क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। ये क्या है? पैसा का प्रवाह हो रहा है। यदि हम पैसा को क्या कर दिए? अपने घर में पर्स हम रख दिए तो स्टॉक हो गया। उसी पैसे को हम क्या करते हैं? निवेश करते हैं, उद्योग में लगाते हैं, फर्म में लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रवाह हो गया। पैसा का प्रवाह स्थिर नहीं है। पैसा यही है स्टॉक और प्रवाह में अंतर। ये हो गया आज के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणा है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर। ये ठीक है।